हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप बच्चों को सिखाएंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर यानी कि सार्वजनिक व्यय गुणक। तो बच्चों जब अर्थव्यवस्था में सरकार व्यय में वृद्धि करती है तो जो जीडीपी का लेवल है उसमें जो वृद्धि होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। इस अवधारणा को ही हम सार्वजनिक व्यय गुणक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि सरकारी व्यय मान लीजिए वृद्धि हुई है सरकारी व्यय में 100 करोड़ की, जिससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें 250 करोड़ की वृद्धि हुई। यानी कि सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए बढ़ाने की वजह से, यानी कि ये हमारा डेल्टा जी है जो कि सरकारी व्यय में परिवर्तन बता रहा है। आय में परिवर्तन हुआ 250 करोड़ का, तो इस तरीके जो सरकारी व्यय गुणक आएगा वो 2.5 आएगा। तो ये हमारा कहलाता है सरकारी व्यय गुणक। यानी कि सरकारी व्यय में परिवर्तन के कारण वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि होती है उसका जो अनुपात है उसी को बच्चों सार्वजनिक व्यय गुणक कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सार्वजनिक व्यय गुणक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आप बच्चों को आने वाली वीडियो में टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बताएंगे, कर गुणक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताएंगे, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में बताएंगे, गवर्नमेंट बजट के बारे में बताएंगे। तो तमाम तरीके के जो मल्टीप्लायर हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उन सभी के ऊपर बच्चों हम आपको टॉपिक तैयार करा रहे हैं। तो ये पब्लिक फाइनेंस का हमारा टॉपिक भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। तो बच्चों तमाम तरीके के जो कोर्सेज हैं वो हम आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। वहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके के कोर्सेज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो बच्चों मैं आपको वहाँ पर बता देता हूँ कि किस तरीके से जीडीपी में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक चीज़ लिख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, और यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड का लेवल। तो ये जो है ना ये वाला देखिए आपने ये पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारा जीडीपी का लेवल को दिखा रहा है, आय के लेवल को दिखा रहा है, वाई है। और क्योंकि हम क्लोज इकोनॉमी लेके चल रहे हैं इसलिए हम अर्थव्यवस्था में ये मान लेते हैं कि ये हमारा जीडीपी का लेवल है C+I+G। तो जब अर्थव्यवस्था में इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ मान लीजिए ई पर, ये जीडीपी का लेवल है y0, ठीक है जी। तो अर्थव्यवस्था में मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है तो डेल्टा जी जैसे ही बढ़ता है आपका जो एग्रीगेट डिमांड है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये एग्रीगेट डिमांड। तब आप देखिए जीडीपी का जो लेवल है वो बढ़ के y1 हो गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही डेल्टा जी में वृद्धि की आपकी जो इनकम का लेवल है वो भी अब y0 से बढ़ के y1 हुआ है। यानी कि आय में जो वृद्धि हुई है वो जीडीपी में वृद्धि से ज़्यादा हुई है। इसी को बच्चों हम बोलते हैं सरकारी व्यय मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, सरकारी व्यय गुणक। तो बच्चों किस तरीके से हम ये वैल्यू को निकाल सकते हैं वो भी हम आपको बचाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं जिसमें जो कर है वो कहलाता है एक मुश्त कर। एक मुश्त कर है, हम एक मुश्त कर की कंडीशन लेके चल रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। एक मुश्त कर वो होता है बच्चों जो कि आय के अलग अलग लेवल पे बदलता नहीं है। तो अभी हम एक मुश्त कर लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद अनुपातिक कर का प्रभाव क्या पड़ता है वो भी हम आप बच्चों को समझाएंगे। लेकिन हम यहां पे बता रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि एक मुश्त कर है उस स्थिति में सार्वजनिक व्यय गुणक किस तरीके से काम करेगा वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक मुश्त कर में हम लिखते हैं टीए यानी कि टैक्स है जो कि ऑटोनोमस है। मान लीजिए ये हमारा 40 है, हमने सुविधा के लिए मान लिया है। अगर आपकी कोई और मानने की इच्छा है तो आप वो वैल्यू भी मान सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में C+I+G इस तरीके से हमारा बनता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको कि हम वाई भी बोल सकते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो बच्चों हम इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि वाई जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, C बार प्लस BY D। अब वाई डी का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई डी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए एक होती है डिस्पोजेबल इनकम वाई डी, यानी कि ये होती है व्यय योग्य आय। इसको कैसे निकालते हैं, वाई माइनस
वाई टी ए प्लस टी आर, यानी कि जो इनकम है, आय है, उसमें से कर को माइनस कर देते हैं और जो हमारी हस्तांतरण आय है, हस्तांतरण आय, उसको जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों व्यय योग्य आय, व्यय योग्य आय। ठीक है जी। तो इसका मतलब जब हम सी का यूज करते हैं तो सी जो होता है वो कैसे लिखते हैं, सी इक्वल टू बी वाई डी। इसका मतलब जो सी है वो डिपेंड करता है प्रयोज्य आय पर, यानी कि अल्टीमेटली सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाई माइनस टी ए प्लस टी आर। तो ये हमारा वाई डी का मतलब है। ठीक है, वाई डी का मतलब ये होता है। तो इसलिए जब हम सी वाई डी की यूज करेंगे तो हम इस वाले इक्वेशन को यूज कर लेंगे। वो मैं आपको समझा देता हूं बच्चों कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि इक्विलिब्रियम लेवल, देखिए यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अर्थव्यवस्था में जो वाई का लेवल है वो किसके बराबर होता है, सी प्लस आई प्लस जी के। ठीक है जी, ये हमने मान लिया है। तो सी की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, सी की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, सी बार यानी कि ये तो हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस बी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ब्रैकेट में वाई की जगह हम, वाई डी की जगह हम लिखेंगे वाई माइनस टी ए प्लस टी आर। ठीक है जी, प्लस आई प्लस जी इक्वल टू वाई। तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन में हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी का इंपैक्ट इस वाई पे क्या पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टी ए कांस्टेंट होता है, इसको ऑटोनोमस मान लेते हैं, इसको ऑटोनोमस है, ये ऑटोनोमस है, यानी कि सारे के सारे ऑटोनोमस हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो y होगा वो किसके बराबर होगा, सी बार प्लस बी वाई प्लस जी के। यानी कि ये हमारी एजम्पशन है कि बाकी के सब कांस्टेंट रहते हैं। तो हम इसमें परिवर्तन पता करें तो सब जगह डेल्टा वाई लगा सकते हैं। ये हमने, हमारा सब जगह डेल्टा आ गया। ओके बच्चों, सॉरी सी बार भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बार है, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ यही बचेगा। मैं दोबारा लिख देता हूं, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा बी वाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डेल्टा जी। अब ये इस दल लेके आएंगे तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा बी वाई इक्वल टू डेल्टा जी। ओके बच्चों, तो इस केस में अगर हम डेल्टा वाई को कॉमन ले लें तो ये हमारा इक्वेशन बचेगा 1 माइनस बी, क्योंकि डेल्टा वाई कॉमन ले लिया है, इक्वल टू डेल्टा जी। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई इक्वल टू अपॉन डेल्टा जी, तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है केजी, यानी कि इसको बोलते हैं सार्वजनिक व्यय गुणक। तो याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला तभी यूज करते हैं जब हमारा कर जो है, नोट, इस वाले फार्मूले का यूज तभी करते हैं जब हमारा कर जो है वो एक मुश्त हो। अगर कर एक मुश्त नहीं है तो किस तरीके से फार्मूला डेरिवेट होगा वो हम वीडियो में आगे बताएंगे बच्चों। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर कर एक मुश्त है, यानी कि अगर हम कर को ऑटोनोमस मान लें, तो इस ये वाला फार्मूला जो है वो वाला फार्मूला, दिस वन, ये फार्मूला लगेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम बी की वैल्यू को मान लें 0.6, ठीक है, वी की वैल्यू को मान लें 0.6 या 0. कुछ भी मान लीजिए आप, 0.5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 100 करोड़ से बढ़ता है तो जो डेल्टा वाई होगा वो कितने करोड़ से बढ़ेगा, एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई जो होगा वो होगा 1/1 माइनस 0.6 इंटू में 100, क्योंकि जो जी है वो 100 है। तो यहाँ पे 0.4 बचेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई जो होगा वो 250 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा तरीका। इसके अलावा बच्चों अगर आप इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी समझे थे, सेम बात हमने यहाँ भी समझी, सेम बात हमने यहाँ भी समझी। अगर हम एक तरीके से और निकालना चाहें, हम वो भी तरीका यूज़ कर सकते हैं आप बच्चों के लिए कि हम y की वैल्यू को मान लेते हैं 40 प्लस 0.6y। ठीक है, हमने ये मान लिया। हमने मान लिया कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये हमारा है, चलिए मान लीजिए 80 मान लीजिए, और टैक्स की वैल्यू मान लीजिए 40 है। ये लमसम टैक्स लिया है हमने क्योंकि एक इकट्ठा वैल्यू ले लिया है। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा हमारी जो वैल्यू है, क्योंकि तीनों चीज़ हो गई, आई की वैल्यू भी मान लीजिए 80 मान लेते हैं। उस केस में जीडीपी का लेवल क्या होगा, एक बार हम करके देखते हैं। वैल्यू
सी इक्वल टू सी आई प्लस जी। ओके बच्चों, तो किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 40 प्लस ये वाई डी है, 40 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 0.6 y माइनस, अब यहां पे जो है ना वाई डी, यहाँ टैक्स की वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी 40 प्लस आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू हमें दे रखी है 80 और जी की वैल्यू दे रखी है वो भी हमारी 80 है। ओके बच्चों, तो यहां पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये हमारा है y इक्वल टू 40 प्लस 0.6 y माइनस 24 प्लस 80 एंड प्लस 80। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो y माइनस 0.6 y इक्वल टू, अब ये बचेगा बच्चों 16, तो ये हो जाएगा, मैं जोड़ देता हूं यहां पे 80 और ये हो जाएगा 16, 176। ठीक है बच्चों, तो 176 को ये बचेगा आपका y इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आप मल्टीप्लाई करके जरूर देख लीजिएगा, मैं आपके लिए कर देता हूं, ये हो जाएगा, मैं यहां पे कर देता हूं बच्चों आपके लिए 1760 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौक 16, तो ये हमारा आ जाएगा 440। तो ये बच्चों हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि डेल्टा जी जो है ना, ये जो डेल्टा जी है ये बढ़ता है और 100 से बढ़ता है, डेल्टा जी जो बढ़ता है वो 100 से बढ़ता है मान लीजिए, तो इस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उस केस में ये जो जी है ना, ये वाला जी, इसमें 100 रुपये और जुड़ जाएगा। हम दोबारा से उसी सवाल को कर नहीं रहे, आपको उसी में बता रहे हैं, क्योंकि डेल्टा जी, अब पहले हमने जो डेल्टा जी यूज़ किया था वो 80 यूज़ किया था, जब 100 बढ़ गया तो हम 180 यूज़ करेंगे। तो उस केस में ये जो वैल्यू है ना, पूरी की पूरी वैल्यू ये 176 की जगह 276 होगी, और जब आप 276 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मैं आपको कर देता हूं, ठीक है जी, तो मैं आपके लिए कर देता हूं, ये हो जाएगा, निकालेंगे 24, तो ये आएगा 690, यानी कि आप देखिए जो वृद्धि हुई है ना, ये 250 करोड़ की ही हुई है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस केस में हम इसके क्वेश्चन के थ्रू भी हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा जी 100 करोड़ बढ़ने से, ये बढ़ने से आपकी जो जीडीपी बढ़ी है वो 250 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से बच्चों को पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अभी तक बच्चों हमने जो समझा था वो समझा था कि जब हमारा जो टैक्स है वो लमसम है। इसी वीडियो में बच्चों हम आगे समझेंगे कि अगर एक कर लमसम ना हो, एक मुश्त हो, तो किस तरीके से हम जो हमारी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से सार्वजनिक व्यय गुणक को हम यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, साथ ही साथ कंसेप्चुअली भी। तो बच्चों अगर हम बात करें, अब बात करते हैं बच्चों लमसम यानी कि अनुपातिक कर की। अनुपातिक कर, तो अनुपातिक कर जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा होता है टी वाई, ऐसे इस फॉर्म में होगा 0.2 वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इनकम का 20% टैक्स देना पड़ेगा, ये इसका मतलब हुआ। इस केस में जो हमारा फार्मूला बनता है बच्चों वो 1/1 माइनस बी ना बन के 1/1 माइनस बी 1 माइनस टी बनता है। तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं अगर हमारा अनुपातिक कर दिया है। तो इस वाले फार्मूले को कैसे डेरिवेट करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो y होता है, y किसके बराबर होता है, c बार प्लस बी y माइनस टी वाई। अब ये y जो है वो टी वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है बच्चों, प्लस टी आर, ये तो हमारा c की हो गई, प्लस i प्लस g। तो हम डेल्टा g का असर डेल्टा y पे पता कर रहे हैं, बाकी के सबको कांस्टेंट को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यानी कि y किसके बराबर हो गया, b y माइनस टी वाई प्लस g, ये इसकी मतलब हुआ। अब बच्चों जब इसको ओपन करोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो डेल्टा y। अब ये चाहो तो हम एक स्टेप आगे बढ़ देते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, y इक्वल टू बी वाई माइनस बी टी वाई प्लस डेल्टा जी। तो ब्रेक इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y
इक्वल टू डेल्टा बी वाई माइनस डेल्टा बी टी वाई प्लस डेल्टा जी। तो इस पूरे के पूरे को इस तरफ ले जाते हैं, तो डेल्टा वाई यहां ये माइनस का बन गया, ये प्लस का लिखा जाएगा, ये वाई एक ही है, कॉमन है, इसको अलग अलग मत समझिएगा। ओके बच्चों, अब यहां पे हम डेल्टा वाई की जगह को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 1 माइनस बी प्लस बी टी, ये हमारा बचा। तो इसके बाद हम b को भी माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस बी को कॉमन लोगे तो यहां पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये t बचेगा। इक्वल टू डेल्टा जी, ये डेल्टा जी है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इक्वल टू 1 ऑब्लिक, ये उल्टा हो जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो बच्चों ये जो है ना, ये वाला है, दिस वन, ये कहलाता है केजी, यानी कि ये तब यूज होगा जब हमारा जो कर है, टैक्स है, वो टी वाई फॉर्म में हो, अनुपातिक कर के रूप में हो, और ये वाला तब होगा जब लमसम टैक्स हो। तो ये आप याद रखिएगा, यानी कि अगर आपको बी की वैल्यू दी है, मान लीजिए बी की वैल्यू दी हुई है 0.4 या 0.6 और टी की वैल्यू दी हुई है 0.2, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। तो 1/1 माइनस 0.6 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.2। तो रूल के मुताबिक पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व होगी, यानी कि 0.8 होगा, 0.8 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 0.6 है, उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों, इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन है वो आएगा, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 48 इंटू जो भी हमारा डेल्टा जी आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सॉल्व कीजिएगा इसको, जो आंसर है वो पॉइंट में समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इस तरीके से बच्चों टैक्स मल्टीप्लाई सार्वजनिक व्यय गुणक होता है। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि डेरिवेशन करना पड़ा है। लेकिन अगर आप डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो सिंपल शब्दों में समझ लीजिएगा कि इसका जो फार्मूला है केजी का, वो 2 फार्मूले हैं, ठीक है, 2 फार्मूले हैं। एक तब जब कर जो है वो एक मुश्त हो, और एक जब कर अनुपातिक हो, अनुपातिक कर। तो अगर एक मुश्त कर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, और अगर अनुपातिक कर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। आप चाहे डेरिवेशन के थ्रू समझना चाहो डेरिवेशन के थ्रू समझो, और डेरिवेशन के थ्रू नहीं समझना चाहते तो आप ये जरूर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।